जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आसमान का कोई रंग ही नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, और चाय में मतलब कोई गर्माहट नहीं है, किसी आवाज में कोई मिठास या कड़वाहट नहीं है। यहाँ तक कि आप जिस कुर्सी पर भी बैठे हैं ना, उसका कोई आकार या उसके कुशन की कोई नरमी नहीं है। मतलब एक बिल्कुल सपाट और बेरंग दुनिया। बिल्कुल भयानक है ना, एक बिना किसी एहसास वाली दुनिया। तो इसी खालीपन को, इस शून्य को, जो चीज हमारी जिंदगी और हमारी बातों में भरती है, उसे हम व्याकरण में विशेषण कहते हैं। और इसी पर आज की हमारी ये चर्चा आधारित है। नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वैगल एकेडमी में। गाय तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले हिंदी व्याकरण के किसी भी वीडियो को मिस न करें। हाँ, और सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर हम स्कूलों में ना बस सिर्फ एक परिभाषा की तरह रटकर छोड़ देते हैं। हाँ, रट्टा मार लेते हैं बस। बिल्कुल। लेकिन आज इस गहन अध्ययन में हम उन रटी रटाई परिभाषाओं से बहुत आगे जाने वाले हैं। हम ये नहीं रटेंगे कि विशेषण क्या है, बल्कि आज हम भाषा की उस वास्तुकला को समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा शब्द हमारे पूरे वाक्य का मनोविज्ञान ही बदल देता है। सही कहा। मतलब हम संज्ञा और सर्वनाम का इस्तेमाल महज एक ढांचा खड़ा करने के लिए करते हैं, लेकिन विशेषण उस ढांचे में प्राण फूंकते हैं। एकदम सही। तो चलिए बुनियादी बातें तो छोड़ते हैं कि राम अच्छा है में अच्छा विशेषण है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जो चीज मुझे इन व्याकरण के नोट्स में सबसे ज्यादा उलझाती है और जो सच में बहुत दिलचस्प भी है, वो है प्रविशेषण का कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रविशेषण? हाँ, मतलब विशेषण तो खुद ही एक विशेषता बताने वाला शब्द है ना, तो फिर ये प्रविशेषण क्या है? क्या ये एक तरह का बूस्टर इंजन है जो किसी विशेषण के पीछे लगकर उसकी ताकत को बढ़ा देता है? अरे वाह, ये बूस्टर इंजन वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। देखिए, दरअसल इंसानी दिमाग सिर्फ हाँ या ना या फिर काला या सफेद में नहीं सोचता। हम ग्रे के अलग अलग शेड्स में सोचते हैं। हाँ, वो तो है। दुनिया में हर एहसास की एक तीव्रता होती है, यानी इंटेंसिटी। प्रविशेषण उसी तीव्रता को नियंत्रित करने का एक ग्रामेटिकल स्विच है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि चाय गरम है, तो यहाँ गरम तो विशेषण हो गया और चाय विशेष्य हो गई, क्योंकि चाय की बात हो रही है, सीधी सी बात है। सही। लेकिन अगर कोई कहे कि राम एकदम गरम चाय पीता है, तो यहाँ ये जो एकदम शब्द है वो क्या कर रहा है? वो सीधे तौर पर चाय की विशेषता तो नहीं बता रहा। बिल्कुल नहीं। वो उस गरम होने की अवस्था को एक चरम स्तर पे ले जा रहा है। प्रविशेषण जैसे कि एकदम, बहुत या अत्यंत, असल में विशेषण के भी विशेषण होते हैं। ये श्रोता के दिमाग को उस अत्यधिक तापमान के लिए ना पहले से तैयार कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहां मुझे गहरी शंका है। अगर मैं कहूं कि राम बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या यहां भी बहुत प्रविशेषण है? क्योंकि अक्सर हम बोलचाल की भाषा में इन दोनों स्थितियों को एक ही चश्मे से देख लेते हैं। हाँ, और यही वो बारीक अंतर है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। आपने जो वाक्य कहा ना कि राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ना एक क्रिया है, एक्शन है। अच्छा, हाँ, दौड़ना तो वर्ब है। और जो तेज शब्द है वो उस क्रिया के होने का तरीका बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण है, यानी एडवर्ब। और यहाँ जो बहुत लगा है वो उस क्रिया विशेषण की तीव्रता बढ़ा रहा है। ओ, तो वो प्रविशेषण नहीं हुआ? जी नहीं। जबकि हमारे चाय वाले उदाहरण में चाय एक वस्तु है, एक संज्ञा है। हमें हमेशा ये देखना होगा कि ये जो आपका बूस्टर इंजन है ये किस चीज के पीछे लगा है, किसी काम के पीछे या किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द के पीछे। मतलब अगर वो संज्ञा के विशेषण को बूस्ट कर रहा है तभी वो प्रविशेषण कहलाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं समझ गया। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि निशाना किस पर साधा गया है। तो ये तो बात हुई कि हम किसी विशेषता की तीव्रता कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे इन नियमों में एक और चीज बहुत अजीब लगती है। वो क्या? इन नोट्स में विशेषण को वाक्य में कहाँ रखा जाए, इसका भी एक पूरा सिद्धांत है। जैसे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्या सच में वाक्य में एक शब्द को आगे या पीछे खिसकाने से कोई फर्क पड़ता है? मतलब आपको लगता है फर्क नहीं पड़ता? हाँ, जैसे अगर मैं कहूं कि यह नया पेन है और यह पेन नया है, बात तो एक ही है ना। श्रोता तक तो वही जानकारी पहुंच रही है कि वही पेन नया है। देखिए, सतही तौर पर या सिर्फ सूचना के स्तर पर देखें तो बात एक ही लगती है। लेकिन अगर हम इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग इन दोनों वाक्यों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अच्छा, वो कैसे? जब आप कहते हैं नया पेन,
तो इससे व्याकरण में उद्देश्य विशेषण कहते हैं, क्योंकि विशेषण जो कि नया है वो संज्ञा यानी पेन से पहले आ रहा है। हाँ, मतलब हम पहले ही श्रोता के दिमाग में एक नई छवि बना रहे हैं। एकदम सही। ये एक कैमरे के फोकस की तरह है जो पहले ही सेट हो चुका है। आप दुनिया के सारे पेनों में से एक नए पेन की पहचान स्थापित कर रहे हैं। आप इसे एक स्थापित तथ्य की तरह पेश कर रहे हैं। और दूसरा वाला? लेकिन जब आप कहते हैं कि पेन नया है तो ये विधेय विशेषण बन जाता है। यहाँ आप पहले पेन को एक विषय के रूप में पेश करते हैं, उसे स्क्रीन के बीचों बीच खड़ा करते हैं और फिर दुनिया के सामने एक नई जानकारी, एक घोषणा के रूप में बताते हैं कि वो नया है। अरे वाह! तो मतलब अगर मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ और मुझे सस्पेंस बनाना है तो विधेय विशेषण ज्यादा काम आएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि वह हवेली और फिर थोड़ा रुककर कहूँ डरावनी थी। यहाँ हवेली पहले आई, दिमाग ने एक सामान्य हवेली सोची और डरावनी होने का खुलासा बाद में हुआ। सही कहा आपने। जबकि अगर मैं कहूँ डरावनी हवेली में एक आदमी गया तो रहस्य तो पहले खुल गया, सस्पेंस खत्म हो गया। आपने इसके पीछे के पूरे मनोविज्ञान को बहुत गहराई से पकड़ लिया। भाषा देखिए सिर्फ रूखी जानकारी देने का माध्यम तो है नहीं जी। ये श्रोता के ध्यान को निर्देशित करने का, भावनाओं को कंट्रोल करने का एक पावरफुल टूल है। सच में। स्थान बदलने से वाक्य का वजन और फोकस पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। विज्ञापन बनाने वाले, कहानीकार, यहाँ तक कि राजनेता भी इस नियम का बहुत बारीकी से इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी हम विशेषणों को सिर्फ सजावट की तरह नहीं बल्कि एक डायरेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। तो अगर ये शब्द इतने ही शक्तिशाली हैं तो इन्हें व्यवस्थित कैसे किया गया है? जब मैं इन नियमों की गहराइयों में जाता हूं तो देखता हूं कि विशेषणों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। हाँ, 4 मुख्य भेद होते हैं। और पहला ही भाग मतलब गुणवाचक विशेषण इतना विशाल है कि इसमें लगभग सब कुछ ठूस दिया गया है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के वर्गीकरण को ही देख लीजिए। हाँ, उन्होंने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। उन्होंने इसके 7 भेद बताए हैं ना, काल, स्थान, आकार, रंग, दिशा, गुण और दृष्टव्य। अब मुझे ये वर्गीकरण थोड़ा अजीब लगता है। मैं ईमानदार या बुरा को तो गुण मान सकता हूं, लेकिन उत्तरी हवा में उत्तरी तो एक दिशा है, ये हवा का गुण कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। हम अक्सर गुण शब्द का मतलब न सिर्फ नैतिक या चारित्रिक गुणों तक सीमित कर देते हैं, जैसे कोई अच्छा है, बुरा है, दयालु है। हाँ, वही तो। लेकिन भाषा विज्ञान में और दर्शन में गुण का दायरा बहुत बड़ा है। किसी भी संज्ञा का भौतिक अस्तित्व कैसा है, वो कैसी दिखती है, उसका आकार क्या है, वो कब से है, ये सब उसकी प्रकृति यानी उसके इनहेरेंट नेचर का हिस्सा है। अच्छा, मतलब उसकी बनावट। हाँ, हवा अगर उत्तर से आ रही है तो वो उसका उस पल का एक स्थायी स्वभाव है जो उसे दक्षिणी हवा से अलग करता है। तो मतलब अगर कोई मेज चौकोर है तो चौकोर होना उस मेज का एक स्थायी गुण होगा। वो गोल नहीं हो सकती जब तक कि हम उसे तोड़ के दोबारा ना बनाएं। एकदम सही। और इसीलिए कालवाचक जैसे पुराना घर, नया विचार, स्थानवाचक जैसे शहरी बाबू, ग्रामीण जीवन, आकारवाचक जैसे गोल चेहरा और रंगवाचक, इन सबको गुणवाचक की छतरी के नीचे रखा गया है। क्योंकि ये सभी संज्ञा की मूल भौतिक प्रकृति को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। इस बात को पुख्ता करने के लिए मेरे सामने नोट्स में एक वाक्य है जो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर का डायलॉग लगता है। वाक्य है कि समुद्री सांप में घातक, खतरनाक, कीमती जहर होता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। अब इस एक छोटे से वाक्य में विशेषणों की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। और यही भाषा की खूबसूरती है। जरा सोचिए, अगर हम इन सारे विशेषणों को हटा दें, हमारे पास क्या बचेगा? बस यही कि सांप में जहर होता है। हाँ, यह महज एक साधारण सी सूखी जानकारी है। इससे न तो कोई डर पैदा होता है, न ही कोई उत्सुकता। लेकिन जैसे ही हम समुद्री लगाते हैं, हम एक स्थानवाचक गुण बता रहे हैं। अचानक हमारे दिमाग में समुद्र की लहरें और एक विशिष्ट प्रजाति आ जाती है जो जमीन वाले सांपों से बिल्कुल अलग है। और फिर घातक और खतरनाक, ये दोनों उसके प्रभाव और दोष बता रहे हैं। दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजाता है। और सबसे अजीब लेकिन दिलचस्प विशेषण जो यहाँ जोड़ा गया है वो है कीमती। बिल्कुल, कीमती उसकी आर्थिक विशेषता को जोड़ देता है। जहर खतरनाक तो है, लेकिन साथ ही उसका एक बाजार मूल्य भी है। ये सारे शब्द मिलकर उस सांप और उसके जहर की एक 3 डायमेंशनल छवि हमारे दिमाग में बनाते हैं। मतलब आप सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप श्रोता के दिमाग में चित्र उकेर रहे हैं। सही कहा। एक साथ कई गुणवाचक विशेषणों का सही क्रम में प्रयोग भाषा को एक कैनवस और शब्दों को
पेंट ब्रश बना देता है। चित्र उकेरने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जहां कल्पना से निकलकर हम गणित की दुनिया में आते हैं ना, वहां ये नियम थोड़े उलझ जाते हैं। आप संख्यावाचक और परिमाणवाचक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, विशेषण के दूसरे और तीसरे भेद। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने वाला क्षेत्र है। नियम कहता है कि जिन्हें गिना जा सके वे संख्यावाचक हैं और जिन्हें नापा या तौला जाए वे परिमाणवाचक। हाँ, सतह पर तो ये बहुत सीधा और स्पष्ट नियम लगता है। लेकिन रुकिए, मेरे पास यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए मैं बाजार जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे एक मुट्ठी सेब चाहिए। ठीक है। अब सेब तो वो चीज़ है जिसे हम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब। तो तकनीकी रूप से सेब संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन मुट्ठी तो एक तरह का माप है, एक वजन का अंदाजा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक मुट्ठी सेब कहाँ जाएगा, संख्यावाचक में या परिमाणवाचक में? क्या ये नियम यहाँ आकर टूट नहीं जाता? अरे, ये बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सवाल है, और यही वो जगह है जहाँ रटी हुई व्याकरण फेल हो जाती है और समझ काम आती है। तो इसका फंडा क्या है? असल में उलझनें वहीं पैदा होती हैं जहां हम वस्तु की मूल प्रकृति और उसे मापने की तत्कालीन इकाई को मिला देते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं 5 सेब, तो आपका पूरा ध्यान सेब की व्यक्तिगत इकाइयों पर है। हाँ, हर एक सेब अलग अलग है। इसलिए यहाँ 5 एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं 1 मुट्ठी सेब या 5 किलो सेब, तो आप सेब की एक-एक कर गिनती नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक समूह या मात्रा के रूप में देख रहे हैं। अच्छा। व्याकरण में जैसे ही किसी चीज के साथ कोई इकाई यानी यूनिट जुड़ जाती है, चाहे वो किलो हो, लीटर हो या यहाँ तक कि मुट्ठी या कटोरी जैसी अनौपचारिक इकाई हो, तो वो वस्तु अपनी गिनती की प्रकृति खो देती है और एक परिमाण बन जाती है। एकदम सही। इसलिए 5 किलो सेब निश्चित परिमाणवाचक होगा। ओह, तो मतलब वस्तु मूल रूप से क्या है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस पर उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं 5 आदमी कहूं तो वो संख्यावाचक है, लेकिन अगर मैं कहूं 1 कमरा भर आदमी, तो वो परिमाणवाचक की तरफ झुकने लगता है, क्योंकि कमरा भर एक अनौपचारिक माप बन गया। तकनीकी रूप से आदमी हमेशा गिने जा सकते हैं, इसलिए कुछ आदमी या हजारों आदमी अनिश्चित संख्यावाचक में ही आएंगे। अच्छा, परिमाणवाचक किन के लिए रिजर्व्ड है फिर? परिमाणवाचक मुख्य रूप से उन चीजों के लिए रिजर्व्ड हैं जो मास नाउन्स हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से तौला या नापा ही जाता है, जैसे पानी, तेल, अनाज, सोना, मिट्टी। आप 2 पानी नहीं कहते, आप 2 लीटर पानी कहते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन आपके सेब वाले उदाहरण में, क्योंकि आपने किलो या मुट्ठी का इस्तेमाल किया, तो वो परिमाणवाचक के नियमों के अधीन आ गया। ये सच में दिमाग के सारे जाले साफ करने वाला स्पष्टीकरण है। यूनिट ही राजा है। अगर नापने की इकाई है तो परिमाण, अगर सिर्फ गिनती है तो संख्या, और अगर हमें पक्का नहीं पता, जैसे कुछ सेब या थोड़ा पानी, तो वे अनिश्चित विशेषण बन जाते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। बेहतरीन। अब आते हैं चौथे भेद पर, जो मुझे किसी जासूसी कहानी के डबल एजेंट की तरह लगता है। सार्वनामिक विशेषण। डबल एजेंट? वो कैसे? मतलब सर्वनाम का तो जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो बार बार आने वाली संज्ञा की जगह ले सके, जैसे राम की जगह वह का इस्तेमाल। फिर अचानक से ही ये संज्ञा का दोस्त बनकर उसी के साथ खड़ा होकर विशेषण कैसे बन गया? ये तो अपने ही नियम के खिलाफ जाना हुआ ना। देखिए, ये नियम टूटना नहीं है, बल्कि ये भाषा की अर्थव्यवस्था का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। भाषा हमेशा कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ निकालने की कोशिश करती है। वो कैसे? जब हम किसी सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हम किसी चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं। इसे भाषा विज्ञान में डायक्टिक मार्कर्स या पॉइंटिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे अगर मैं हवा में हाथ हिलाकर कहूं कि ये मेरा है। एकदम सही। यहाँ यह एक शुद्ध सर्वनाम है जो किसी छुपी हुई वस्तु की जगह ले रहा है। श्रोता को संदर्भ से पता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मान लीजिए आप एक बहुत बड़े भीड़ भाड़ वाले अस्तबल में हैं और वहां बहुत सारे घोड़े हैं। अब आप एक खास घोड़े की तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये घोड़ा मोहन का है। अच्छा, यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। हाँ, आप सिर्फ इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये शब्द का इस्तेमाल उस खास घोड़े को बाकी सारे घोड़ों से अलग करने के लिए, उसकी विशिष्टता तय करने के लिए कर रहे हैं। अरे वाह। तो क्योंकि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा यानी घोड़ा आ गई, तो उसने संज्ञा को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उसकी बाउंड्री तय कर दी कि सिर्फ ये वाला घोड़ा, कोई और नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए इसे संकेतवाचक विशेषण या निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करें फिर? इसकी सबसे अचूक पहचान यही है
कि सर्वनाम और संज्ञा दोनों वाक्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अगर बीच में कोई और शब्द आ गया या संज्ञा गायब हो गई तो वो वापस एक आम सर्वनाम बन जाएगा। मतलब ये सर्वनाम अपना रूप बदलकर संज्ञा के बॉडीगार्ड बन जाते हैं और बताते हैं कि हम किस वीआईपी संज्ञा की बात कर रहे हैं। कमाल का कंसेप्ट है ना? अब ये तो हो गए हमारे पारंपरिक चार भेद, लेकिन भाषा कोई ठहरे हुए पानी का तालाब तो है नहीं। ये तो एक लगातार बहती नदी है जो अपने साथ नई चीजें लाती रहती है। मैंने नोट्स में देखा है कि आधुनिक भाषाविद व्याकरण में एक 5वां भेद भी जोड़ने लगे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्या नया विवाद है? जब गुणवाचक विशेषण में सब कुछ आ ही गया था तो इसकी अलग से क्या जरूरत पड़ गई? ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये भाषा के समाजशास्त्र और इतिहास से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यानी प्रॉपर नाउन्स किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होते हैं, जैसे कश्मीर, बनारस, बीकानेर या लखनऊ। हाँ, ये तो सिर्फ जगहें हैं ना? पारंपरिक रूप से ये सिर्फ जगहें हैं, महज भौगोलिक बिंदु। लेकिन जब किसी जगह की कोई चीज इतनी मशहूर हो जाए, उस पर इतनी मेहनत की जाए कि वो जगह का नाम ही उस चीज की क्वालिटी या गारंटी बन जाए, तब भाषा में एक नया मोड़ आता है। मैं समझ रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं बनारसी साड़ी। हाँ, ये कश्मीरी सेब। जी हाँ। अब जरा सोचिए, जब आप बनारसी साड़ी कहते हैं तो क्या बनारसी सिर्फ ये बता रहा है कि वो साड़ी बनारस शहर में सिली गई है? नहीं, वो तो एक पूरा स्टाइल है। बिल्कुल। बनारसी अपने आप में एक पूरा डिजाइन, जरी का एक खास काम, एक कला, एक राजशाही इतिहास और एक विशेष बुनावट का पर्याय बन गया है। ये महज एक स्थानवाचक गुण नहीं रहा, ये एक ब्रांड बन गया है, एक विशिष्ट पहचान। मतलब जैसे लखनवी अंदाज या बीकानेरी भुजिया। यहाँ बीकानेर सिर्फ राजस्थान का एक शहर नहीं रह गया है, वो कुरकुरेपन और एक खास स्वाद का पेटेंट बन गया है। एकदम सही। इसलिए जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपना मूल भौगोलिक या व्यक्तिगत दायरा तोड़कर किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो आधुनिक व्याकरण उसे एक अलग दर्जा देता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये दिखाता है कि कैसे हमारा व्यापार और हमारी संस्कृति मिलकर भाषा के नियम बदलते हैं। बिल्कुल। भूगोल और संस्कृति से एक और इंसानी फितरत याद आती है, तुलना करना। हम इंसान बिना तुलना किए तो रह ही नहीं सकते। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, मेरा फोन तुम्हारे फोन से ज्यादा तेज कैसे। हाँ, ये तो हमारी फितरत है और व्याकरण ने हमारी इस इंसानी कमजोरी को भी एक पूरा नियम दे दिया है, विशेषण की अवस्थाएं। वैसे तुलना करना केवल एक इंसानी कमजोरी नहीं है। अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये एक बहुत ही जरूरी विकासवादी टूल है। इवोल्यूशनरी टूल। वो कैसे? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को ये तय करना होता था कि कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल ज्यादा मीठा है और कौन सा फल सबसे मीठा और खाने के लिए सबसे सुरक्षित है। भाषा को इस तुलनात्मक और श्रेणीबद्ध सोच को व्यक्त करने के लिए ना उपकरणों की सख्त जरूरत थी। अच्छा, और इसके लिए हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अंग्रेजी में जिसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं। सही कहा। मूलावस्था वह है जहां कोई रेस नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, एक साधारण गुण जो बस मौजूद है, जैसे कोई वस्तु सुंदर है, लघु है या कठोर है। लेकिन जैसे ही मैदान में 2 लोग या 2 चीजें आ जाएं तो मुकाबला शुरू हो जाता है। हाँ, और तब उत्तरावस्था आती है। इसके लिए हम शब्द के अंत में तर जोड़ देते हैं। सुंदर बन जाता है सुंदरतर, लघु बन जाता है लघुतर। और जब मुकाबला 2 से ज्यादा के बीच हो या किसी को पूरी दुनिया या पूरी कक्षा से अलग खड़ा करना हो तो विजेता को ताज पहनाने के लिए उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। बिल्कुल। तब तर की जगह तम लग जाता है। सुंदरतम, लघुतम, महानतम। ये बिल्कुल ओलंपिक के पोडियम जैसा है ना? मूलावस्था वो एथलीट है जो मैदान में खड़ा है। उत्तरावस्था सिल्वर मेडल है जो बता रहा है कि वो किसी एक से बेहतर है। और उत्तमावस्था गोल्ड मेडल है, सर्वश्रेष्ठ। महानतम मतलब उससे ऊपर अब कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और ये अवस्थाएं हमें इस दुनिया में चीजों को एक क्रम में रखने, उन्हें एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करने की आजादी देती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, विशेषण वाक्य के अंत में लगाया जाने वाला कोई सजावटी रिबन नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाषा का वो स्टीयरिंग व्हील है जो तय करता है कि श्रोता किस दिशा में सोचेगा, कितनी तीव्रता से महसूस करेगा और 2 चीजों के बीच कैसे फर्क करेगा। आपकी बात 100% सच है।
विशेषण ही वो लेंस है जिसके जरिए हम इस दुनिया को उसके असली रंगों, आकारों और गहराइयों में देख पाते हैं। और इसी विचार से जुड़ा एक बहुत ही गहरा, लगभग दार्शनिक सा पहलू मुझे आज के इन नोट्स के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर दिखा। खैर, अगली बार जब आप लोग कुछ स्वादिष्ट खाना खाएं, किसी खूबसूरत इंसान से मिलें या किसी मुश्किल किताब को पढ़ें, तो उस अनुभव को जीवंत बनाने के लिए इन विशेषणों का शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और इसी गहरे विचारों, तिजक सवाल के साथ हम आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। एक कोरे पन्ने से शुरू हुई बात भाषा के इतने सारे रंगों और गहराइयों तक पहुंची। बिना विशेषणों की वो दुनिया कैसी दिखेगी, इस सन्नाटे पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए अलविदा।